सबसे पहले बात करेंगे विफाकी काबीना के इजलास के हवाले से। विफाकी काबीना के इलेक्ट्रिक से मुतालिक कोई फैसला नहीं कर सकी। ज़राए के मुताबिक काबीना में के इलेक्ट्रिक के मामले पर भी गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म ने मामले पर एक और इजलास तलब कर लिया। विफाकी वज़ीर अली ज़ैदी ने उज़ैर बलोच JIT का मामला भी काबीना में उठाया। अली ज़ैदी ने JIT के मामले पर काबीना को ब्रीफिंग दी। विफाकी काबीना ने ECC के फैसलों को मौखर कर दिया। ज़राए के मुताबिक विफाकी काबीना ने बाकी 4 एजेंडा पॉइंट्स की मंजूरी दे दी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के DG की तकर्री की मंजूरी दी गई। इजलास में शेख रशीद की ईद से पहले मार्केट्स, रेस्टोरेंट्स और होटल्स खोलने की हिमायत की गई। वज़ीर आज़म ने यह मामला असद उमर के सुपुर्द कर दिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मौला बख्श चांडियो इस वक्त इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। लॉकडाउन नहीं करूंगा, वो जी आपके सूबों ने लॉकडाउन किया, आप तो लॉकडाउन के मामले में बेबस हैं। अभी ये कह रहे हैं नहीं छोड़ूंगा चीनी वालों को, आपको याद है ना, नहीं छोड़ूंगा। वो जी जो जिनका बड़ा नाम था, जिनको स्टेडियम में देख के लोग चोर चोर कहते थे, वो तो बाइज्जत जहाज़ों में बैठकर दुनिया से के दूसरे मुल्कों में चले गए। आपने क्या किया? आपने कहा एक भी करप्ट नहीं लाऊंगा, सारे फरिश्ते पार्टियों से चुन चुन कर लाऊंगा। मुझे हैरत है, जो लोग पहले पार्टियों में थे वो वहाँ चोर थे, आपके पास कैसे फरिश्ते बन गए? आपने सारी भर्ती की है दूसरी पार्टियों से। आपने कहा कि मैं करप्शन वाला एक भी नहीं लूँगा। ये इस्लामाबाद में 200 करोड़ रुपए का से ज़ायद का मालियत का ठेका दिया गया है। ये कौन है? ये कहाँ से आया है? जिस कंपनी को एक जगह पाकिस्तान में ब्लैक लिस्ट किया है, उसको आपने इतनी मेहरबानी कर दी है, क्या वजह है? कौन लोग हैं? मैं इनको मैं तफसील में नहीं जाता। मेरे कायद बिलावल साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें बहुत सारी बातें की है। इस मुल्क में एक भी हुक्मरानों में से ऐसा आदमी नहीं है, एक भी ऐसा इदारा नहीं है जो बिलावल साहब के सवालों का जवाब दे। क्यों नहीं देते? जुर्रत करें ना, बताए ना। BRT के मुतल्लिक़ पर उन्होंने पूछा है तो बताए क्या है वो। आपने चीनी के चोरी के मसले पे सवाल उठाया है, क्या? क्यों जवाब नहीं देते? आपके पास किसी सवाल का जवाब नहीं है तो आप हुकूमत में क्यों हैं? लेकिन मेरा ईमान है, जब खल्क़े खुदा की आवाज़ों पे तवज्जो नहीं दी जाए, जब हुक्मरान बहरे हो जाए, तो फिर कुदरत अपना फैसला ज़रूर देती है। जिस किस्म की ये ज़्यादतियाँ कर रहे हैं, इनका जाना बाइज़्ज़त नहीं होगा, इनका जाना इतना आसानी से भी नहीं होगा। इस मुल्क में गरीबों के लिए दवाइयाँ लापता और महंगी हो गई, उनकी कीमतें आसमानों से बातें करने लगी। सारे मुल्क में कोहराम था, कोई नोटिस नहीं लिया गया। आखिर क्यों जवाब नहीं देते? ये मैं देखो दोस्तों ने मुझे बताया, कैंसर के मरीजों की मुफ्त दवाइयाँ बंद कर दी हैं। जवाब क्यों नहीं देते? उनकी जो आवाज़ें सदाएं आ रही हैं, उनकी नोटिस क्यों नहीं दे रहे? आपने तो 1 करोड़ नौकरियां देनी थी, आप तो नौकरियां छीन रहे हैं। कोई आपसे नहीं पूछेगा, पूछने वाले एक दिन पूछेंगे। अगर ये इस अंदाज से, सियासी अंदाज से नहीं जा रहे हैं, तो ऐसे लोग जैसे जाते हैं फिर कभी दिखाई नहीं देते। ऐसे कई नाम हैं, बड़े तम तराक के साथ पाकिस्तान में बैठे थे, जब गए तो अब उनका कोई नाम लेने वाला भी नहीं है। आपने लोगों से निवाला छीन लिया है। एक तरफ बेरोजगारी है, एक तरफ महंगाई है, एक तरफ आपने यूटिलिटी स्टोर से जो गरीबों के लिए रखा है वो गुम हो गया है। अब दालें गुम कर रहे हैं, आटा गुम कर रहे हैं। पंजाब में आटे का बहरान है। आप हर वक्त सिंध से मजाके करते थे, कुदरती आफात में भी आप मजाके करते हैं। आज तो आप एक बहरानों में घिरे हुए हैं। आप क्या जवाब देंगे लोगों को? इस अंदाज से हुकूमतें नहीं चलती। मैं बहुत सारी बातें करना चाहता हूं जो मेरे को दोस्तों ने बताई हैं, जो हकीकतें हैं यहाँ की, लेकिन मैं अपने दिल से ज़्यादा बोलता हूँ। जो मैं चीज़ें देखता हूँ, वो ज़्यादा महसूस करता हूँ, वो बताता हूँ। आपने यहाँ अभी मैंने कल अखबार में पढ़ा है, सरकारी मुलाजमतों की में जो सालाना इजाफा होता है वो ख़त्म करने का सोच रहे हो। बजट में 1 पैसा नहीं बढ़ाया सरकारी मुलाजमों के लिए, 2 पैसे की रियायत नहीं दी।
कोई आसानी नहीं दी आवाम के लिए। अब जो उनको कानूनी मिलता है वो ख़त्म करने का सोच रहे हैं। आप बताएं वज़ीर आज़म साहब, आपका अपनी तनख्वाह में गुजारा नहीं हो रहा है, इतने बड़े महल में गरीबों का झोंपड़ियों में कैसे गुजारा होता होगा? वो किसको पुकारें? वो आसमान में सदाएं दे रहे हैं, वो आपको लगता है वहां सदाएं की सुनाई नहीं हो रही? आसमान में सदाओं को जादू नहीं रोक सकेगा। आपकी करिश्मा साजी आसमान में जाने वाली सदाओं को नहीं रोकेगा। आप देखें, रहनुमा पीपल्स पार्टी मौला बख्श आंडियो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। विफाकी हुकूमत को तनकीद का निशाना वो बना रहे थे। MQM पाकिस्तान के अरकान पार्लियामेंट हाउस के बाहर के इलेक्ट्रिक के खिलाफ धरना दे रहे हैं। वसीम अख्तर, अतीक शेख, कुंवर नवीद जमील और बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ धरने में शरीक हैं। शुरका का कहना है कि इलेक्ट्रिक की कराची दुश्मनी पर हुकूमत सिंध खामोश है, हुकूमत सिंध के रवैये की मजम्मत करते हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा केस से मुताल्लिक अपडेट है कि FIA ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि FIA ने मामले की तहकीकात के लिए 4 रुकनी JIT तश्कील दी। मुलजिम इफ्तिखारुद्दीन मिर्जा और शरीक मुलजिम अकबर अली को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जो इंतखाबी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हम करना चाहते हैं कि इलेक्शन को किस तरह से साफ और शफाफ बनाया जाए और ऐसा इलेक्शन कराया जाए जिसमें कि किसी बेज़ाब्तगी का इम्कान ना हो। उसके अलावा जो सेनेट के इलेक्शंस हैं, आपने देखा होगा कि सेनेट के इलेक्शंस में अक्सर ख़ास तौर पे 1-2 सूबों में ज़रा ज़्यादा इस पे काफ़ी सवालात उठते हैं। वोट ख़रीदे बेचे जाते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर साहब इसके बारे में बहुत ज़्यादा हमेशा से उनकी ये सोच रही है, लेकिन उन्होंने दोबारा इस बात को रिमाइंड कराया है कि हमें इसका प्रोसेस करना पड़ेगा दोबारा से इसके कि सेनेट के इलेक्शंस भी बड़े साफ और शफाफ तरीके से हों। और इसी तरह जो स्पेशल सीट्स हैं जिसमें कि वो इंतखाबात के बाद उनमें नामजदगी होनी चाहिए, ये उसके बुनियादी जो थे वो पॉइंट्स थे। फिर जो सरकारी इदारे हैं उनके सरबराहों की तैनाती एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। बदकिस्मती से माजी में कभी किसी ने इस पे काम नहीं किया, इसलिए जब हम कहते हैं कि जी पिछली हुकूमत, तो उसकी वजह यही है कि ये आप कोई भी चीज़ उठा के देखें उसको उसमें जो है तो एक पूरा एक ऐसे बेज़ाब्तगियों का, एक गैर कानूनियत का आपको एक ऐसा निज़ाम मिलता है कि आप उसको जब तक ठीक नहीं करेंगे। और यही वजह है कि इससे हमारी गवर्नमेंट जो कि बुनियादी तौर पे रिफॉर्म्स के लिए आई थी, तो रिफ़ॉर्म करना एक आसानदेह काम नहीं है और ये तकलीफ़ देह भी है और ये वक्त भी इसमें काफ़ी सर्फ होता है। तो जो कई ऐसे इदारे हैं जिसकी तैनाती के लिए हमारे पास लोग नहीं होते हैं, तो उसमें भी प्राइम मिनिस्टर साहब की ये ख्वाहिश थी कि इस निज़ाम को, इस सिस्टम को इस तरह से बनाया जा सके। फिर काबीना को ये भी बताया गया कि जो माजी में जितने भी इजलास हुए हैं कैबिनेट के, इससे देखें आपको देखना होगा कि माजी की हुकूमतों में काबीना के इजलास कितने हुए, क्या तरीक़ाकार था। तो हमने उसका भी जायज़ा लिया कि काबीना ने अब तक 93 इजलास किए हैं जिसमें 1759 फ़ैसले किए गए। उनमें 1579 यानी 90.3% पर अमल दरामद हो चुका है। 46 फ़ैसलों पर काम हो रहा है, जबकि 28 फ़ैसले ताख़ीर का शिकार हैं। ताख़ीर का शिकार होने वाले फ़ैसलों की बारे में भी बहस हुई कि क्या वजह है कि वो उनमें ये ताख़ीर आई। उस पर काफ़ी
बहस हुई और उनको हल करने के लिए मुख्तलिफ़ तजावीज़ आईं जो कि उसमें आने वाले दिनों में उस पर अमल दरामद होगा। फिर सेहत के शोबे को बेहतर करने के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब हमेशा उनकी कोशिश होती है कि ऐसे चूँकि हमारे पास वो वसाइल नहीं कि हम इतने अस्पताल बना सकें। बैंक गारंटीज नहीं ली गई कि इलेक्ट्रिक से। नकवी साहब को इतना नवाजा क्यों जा रहा था पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान 5.8 बिलियन 5.8 अरब रुपए कह रही हम जेब से देंगे, देना उन्होंने था। दोस्त हमारा नवाज आप रहे थे। कहने का मकसद ये है कि अगर आप पूरी फाइल को पढ़े, और हमने तो हकायक छुपाए नहीं है, इस रिपोर्ट में ये लिखा है, जिसको कल ये बताना भूल गए कि इमरान खान साहब के वो दोस्त कहला रहे हैं। तो अगर मेरा कोई दोस्त है या मैं किसी का दोस्त हूं, मैं अमीन गंडापुर का दोस्त हूं, मुराद का दोस्त हूं, लेकिन रात को मैं रॉबिन हुड हूं, डाका डालता हूं, तो इसमें इनका कसूर है या मेरा कसूर है? बात सारी है जिसने नवाजा उससे आप पूछे। बिलावल साहब पढ़े लिखे आदमी है, मुझे नहीं पता था कि उनको उनकी इनकॉम्पिटेंट टीम ने बताया या उन्होंने बिलीव कर लिया उनको कि उनके जो अपने लोग हैं वही उनके दुश्मन बने हुए, कि वो रिपोर्ट जो पीपल्स पार्टी की चार्जशीट है वो आपने हम पे थोप दी। आखिरी और इंपॉर्टेंट चीज, नून लीग की तरफ से बहुत बयानिया आ रहा है। स्पीकर साहब इसको भी आज खत्म करें पाकिस्तानी कौम के सामने। उनके बयानी में बार बार कहा जा रहा है कि ये जी इस हुकूमत ने तबाही मचा दी, महंगाई कर दी, इनकॉम्पिटेंट है, नालायक है, निकम्मे हैं। सुन लिया हमने। हम कहते हैं इन्होंने बैंकरप्सी की, अरबों रुपया कर्जा किया, लूट मार की, चोरी की। हम ये कहते हैं। दोनों का नैरेटिव कंफ्यूज पाकिस्तानी कौम हो गई। आज मैं आपके आगे कुछ चीजें कह रहा हूं सर, ये मैं चैलेंज दे रहा हूं ऐवान में, और सेंसिबल चैलेंज दे रहा हूं जो मेरे ख्याल से नून लीग कबूल करेगी, कि 3 आदमी हैं इनकी तरफ से, खाकान अब्बासी साहब, मोहम्मद जुबैर साहब और मिफ्ता इस्माइल साहब, जो इकॉनमी के चैंपियन समझे जाते हैं और उन्होंने इकॉनमी चलाई है। फाइनेंस मिनिस्टर साहब तो मुल्क बदर हैं, मुल्क से भागे हुए हैं। अब हमारी तरफ से 3 आदमी, असद उमर, हफीज शेख और हम्माद अजहर, 30 दिन का टाइम लगते हैं आज से। चैलेंज कबूल करें। 60 शोज हैं 8 बजे और 10 बजे के, दोनों को आमने सामने बिठाएं। वो बताएंगे कि हमारी चीजें ठीक हैं, हमने मुल्क को तबाही से निकाला है या आपने मुल्क को तबाही में धकेला था। पाकिस्तानी कौम खुद आगे डिसाइड कर लेगी। लेकिन आप अपना मलबा अपने हाथ में लेना तो सीखें। ये जो के इलेक्ट्रिक की रिपोर्ट है, जो के इलेक्ट्रिक से कराची में तबाही हो रही है, उसका मलबा और उसकी एक्सेप्टेंस तो लें कि आपकी गवर्नमेंट में इस शीट को जिसकी पार्टी का चेयरमैन उठा के रिपोर्ट दे रहा है, उस रिपोर्ट के अंदर पीपल्स पार्टी की करप्शन की दास्तान खुलेआम नजर आ रही है। और फिर हमें कहा जा रहा है कि हमने धोखा किया है। तो धोखा तब भी था, धोखा आज भी कर रहे हैं, रिपोर्टर भी आप झूठ बोल रहे हैं। बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। बहुत शुक्रिया जी। जी नवीद कमर साहब जी, 2 मिनट में। शुक्रिया जनाब स्पीकर की तरफ जाऊं जी। जनाब स्पीकर, एक बात कर लें अपनी। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें तमाम डिटेल्स बताए गए थे। मेरे ऑनरेबल कलीग जो हैं, जो कि खुद कराची से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने आज उसका पार्शियल जवाब देने की बात की है। 2-3 चीज़ें रिकॉर्ड के लिए मेरा ख्याल है कि अच्छा होगा कि हम, एक तो आरिफ नकवी साहब जो कि ओनर हैं अबराज के, उन्होंने खुद एडमिटेडली कहा है कि मैं पीटीआई की इलेक्शन कैंपेन न सिर्फ 2018 की बल्कि 2013 को बैंक रोल करता रहा हूँ। दिस इज़ ऑन द रिकॉर्ड। यू कैन इफ़ यू वांट टू डिनाई इट, दैट्स अप टू यू, लेकिन इट इज़ अ फैक्ट। नंबर 2, आप जिस वक्त की बात कर रहे हैं कि जहाँ गैस की मुल्क में एक सीवियर शॉर्टेज थी, और मसला ये नहीं था कि हम कोई प्रॉफिट्स जो हैं वो के इलेक्ट्रिक के बढ़ाने के लिए एक चीज़ को सामने रख रहे थे, और कराची की जो है उनको गैस के बजाय हम फर्नेस ऑयल दे रहे थे। द आइडिया वॉज टू कीप द प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एट द सेम लेवल एज बिफोर, विदाउट हैविंग टू समहाउ प्रोड्यूस द एडिशनल गैस जो कि आपके पास नहीं थी। लेकिन ये चीज़ें इस तरफ खड़े होकर बैक एंड फोर्थ नहीं हो सकती। आई वुड सजेस्ट कि आप काइंडली इस मैटर को या तो स्टैंडिंग कमेटी पावर को भेज दें या किसी और स्पेशल कमेटी यहाँ बना दें। प्रोब्स तो ये कर रहे हैं, FIA भी इनके पास है, NAB भी इनके पास है, जो भी ये चाहेंगे करेंगे। लेकिन
इस हाउस पे अगर कोई फैक्ट सामने लाए जाते हैं तो फिर उसको थ्रेडबेयर देखने की ज़रूरत होती है। और मैं ये आपसे इस्तदा करूँगा कि आप कमेटी को भेजें एंड लेट ऑल दीज फैक्ट्स बी प्रेजेंटेड बिफोर द कमेटी। जी फैसल वाडा साहब। जनाब स्पीकर, नवीद कमर साहब ने जो बात की, मुझे कोई इतराज़ नहीं इस चीज़ के ऊपर कि वो किसी भी कमेटी में ले जाए, लेकिन नवीद कमर साहब ने एडमिट किया है कि उन्होंने फ्यूल PSO से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कमिटमेंट में दिया। हमने डिनाई नहीं किया कि नकवी साहब हमारे दोस्त हैं। अगर इस रिपोर्ट में कहा हमने मान लिया, हमने हकायक नहीं छुपाए। इन्होंने कहा कि उन्होंने कहीं एडमिट किया है, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर उन्होंने एडमिट किया है तो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फंड किया, ये नहीं कि अपनी जेब से पैसा निकाल के दिया। लेकिन नवाजा आपने क्यों गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जेब से? उनको सवाल यहां से शुरू होता है, हमें तो मिला, आपने क्यों दिया? 5.8 अरब रुपए आपने फ्यूल की मद में क्यों दिए, जबकि देने के इलेक्ट्रिक को थे? यानी कि देनदार आप थे, मैं अपनी जेब से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की निकाल के दे रहा हूं। मिनिस्ट्री ऑफ वाटर्स दे दे तो आप सवाल करेंगे ना कि आपने कटेल करनी थी प्राइस गैस की या इलेक्ट्रिसिटी की, तो आप फ्यूल की प्राइस उसी कंपनी से लेंगे ना जिसको आप दे रहे हैं। आप क्यों अपनी जेब से दे रहे थे? तो मैं शुक्रिया अदा करता हूं अपने कुलीग का रिस्पेक्टफुली कि उन्होंने आज पाकिस्तानी कौम के आगे एडमिट कर लिया है कि हमने 5.8 बिलियन का टीका अपने दौरे हुकूमत में लगाया पाकिस्तानी गवर्नमेंट का। तो खत्म होगी बात, और जिस फोरम पे ले जाना है हम एक्सेप्ट करते हैं और एडमिट करते हैं और साथ चलेंगे। जी उमर अयूब साहब। स्पीकर बहुत शुक्रिया। जनाब स्पीकर, यहाँ पे नवीद कमर साहब का हम एहतराम करते हैं। माशाल्लाह सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, माशाल्लाह सीनियर पार्लियामेंटेरियन है। सर, मुझे बड़ी आज खुशी हुई कि आज खुद हमारे पीपल्स पार्टी के सीनियर पार्लियामेंटेरियन ने जो हमारे भाई फैसल वावडा साहब के जवाब में उन्होंने एक चीज़ का एतराफ़ किया जो हमने यहाँ पे एक बार बार सर्दियों में हम लोग कहते रहे कि ये वही पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है कि जिसने मुआहदे किए, जिसने सर्दियों में गैस जो है वो सिंध से पंजाब की तरफ और मुल्क की तरफ डाइवर्ट किया था और फिर इल्ज़ाम हम पे लगा रहे थे। ये तो आदत बन गई है पीपल्स पार्टी की, जिसका अभी फैसल वावडा साहब कर रहे थे। मुआहदे और बाकी सारी चीज़ें बाकी ऑपोजिशन की पार्टियां करती रही हैं और मलबा जो है वो हम पे, वो रिकॉर्ड मेरा उठा के यहाँ पे देखें जनाब स्पीकर इस फ्लोर ऑफ द हाउस पे कि हम लोग बार बार कहते रहे हैं कि यहाँ पे आर्टिकल 158 की नजरसानी आपको करनी पड़ेगी, आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ गैस की तरफ जाना पड़ेगा। और पीपल्स पार्टी ने एक पूरा तूफान खड़ा किया हुआ था कि नहीं, पर वही चीज आज मैं नवीद कमर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने उसी चीज की तायद किया और उन्होंने एतराफ़ किया कि पीपल्स पार्टी ही वो पार्टी थी जिसने उन मायदों पे दस्तखत किए थे और फ्यूल का जिस तरह फैसल वावडा साहब ने कहा वही उन्होंने किया था। बहुत शुक्रिया जी। देता हूं आपको। जी नवीद कमर साहब, फिर खुरम दस्तगीर साहब आपको। देखिए जनाब स्पीकर, मुझे हैरत है कि मेरे ऑनरेबल कलीग्स इस वक्त तो गवर्नमेंट में बैठे हैं, जिम्मेदार लोग हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वेरीफाइबल हैं, कोई मैं बात ऐसी नहीं कर रहा। फैक्ट रिमेंस कि किसी भी जब आप बिजली बनाते हैं तो जो फ्यूल चार्जेस होती हैं वो पास थ्रू होती हैं। अगर महंगा फ्यूल होगा तो बिजली उस हद तक महंगी होगी, सस्ता फ्यूल होगा तो उस हद तक सस्ती होगी। ये और किसी को शायद ना भी पता हो तो ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ पावर को ज़रूर पता है। उसके बाद प्राइस ऑफ गैस और प्राइस ऑफ फर्नेस ऑयल में एक डिफरेंस है। तो जब आप गैस के बजाय फर्नेस ऑयल देंगे तो ऑब्वियसली बिजली ज़्यादा महंगी होगी। अगर क्या ये बैक एंड फोर्थ नहीं, इसीलिए तो मैंने कहा कमेटी में आओ, यहाँ सब बातें सामने आ जाएंगी। Rather than for me to stand up here and explain it point per point and we go back ping pong on this. लेकिन सवाल ये है कि जो पास थ्रू जो सब्सिडी है वो कराची के कंज्यूमर्स के लिए है, ना कि इलेक्ट्रिक की प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, ना कि इलेक्ट्रिक हमारे दोस्त हैं, ना ही उनका जो परफॉर्मेंस है उससे हम किसी सूरत में भी सेटिस्फाइड ना थे, ना आज भी। जी हाँ जी खुरम दस्तगीर साहब, बाद में आपको देता हूँ मौका, बाद में देता हूँ आपको मौका। जी
अच्छा जी फैसल वाडा साहब। कमर साहब का जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। पहले 5.8 अरब रुपए उन्होंने एक्सेप्ट किए और जो उन्होंने अभी बात की कि ये पास ऑन होता है, इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि 5.8 बिलियन की जगह आपने जो पेमेंट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से की, जो के को करनी चाहिए थी, के इलेक्ट्रिक को, वो 1.8 की, उस 3 बिलियन भी तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने आज देना है। तो ये मलबा 20 साल का हमारे ऊपर गिरा हुआ है जो हम भर भर के थक गए। मैं नवीद कमर साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और आखिरी चीज, खुर्रम साहब आप खड़े हो रहे हैं, आपका भी शुक्रिया। आज आप वो एक्सेप्ट कर लेंगे चैलेंज कि आपके 3 इकोनॉमिस्ट और हमारे 3 इकोनॉमिस्ट 30 दिन तक 60 शोज में जाके पाकिस्तान को आईना दिखाएंगे कि आप कितने अच्छे थे और हम कितने बुरे हैं। थैंक यू जी। खुर्रम दस्तगीर खान साहब। जनाब डिप्टी स्पीकर, मैं शुक्रगुजार हूँ और अल्लाह ताला का करम है, मैं आईना साथ लेकर आया हूँ क्योंकि कल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने सेंट्रल गवर्नमेंट डेट, और जनाब स्पीकर मेरी ऐवान से दरख्वास्त है कि इस पर गौर करें, सिर्फ वाकई हुकूमत ने जो कर्जा लिया उसके नंबर्स हैं, ये पाकिस्तान की टोटल डेट एंड लाइबिलिटीज नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट डेट के नंबर्स रिलीज किए हैं। उसके मुताबिक जब मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत छोड़ी थी तो पाकिस्तान का सेंट्रल गवर्नमेंट डेट 24,212.1 अरब था। ये एग्जैक्ट नंबर्स हैं, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। और फिर स्टेट बैंक ने यह कहा है कि 31 मई 2020 को वफाकी हुकूमत का लिया गया कर्जा 34,489.2 अरब था। इसका मतलब यह है कि यह हुकूमत अपने 23 माह में सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट, नॉट प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, नॉट अदर इंस्टीट्यूशंस, सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट 23 माह में 10,277.1 अरब के कर्जे ले चुकी है और ये बराबर हो गए हैं जितने कर्जे मुस्लिम लीग नून ने अपने 5 साल में लिए थे, मुस्लिम लीग नून की फेडरल गवर्नमेंट ने। तो जनाब स्पीकर, मेरा सवाल ये मैंने अपनी बजट तकरीर में पूछा था और मैं पूछता रहूंगा कि ये नालायकी, नाअहली और माफिया नवाजी का कौन सा काला कुआं है जिसमें ये 10,277.1 अरब गए हैं। हमें लेक्चर दिया गया जनाब स्पीकर, ये बड़ा अहम बात है कि जी हमने 5,000 अरब तो पे भी तो किया है ना जी, कर्जे वापस किए हैं। जनाब स्पीकर, हम तालीम बालगा करते रहते हैं इस हुकूमत की कि भाई ये डेट के नंबर्स नेट नंबर्स होते हैं। आपने असल में 15,270.1 का कर्जा लिया था, जिसमें 5,000 आपने वापस किया तो 10,277.1 फिर भी रह गया। इसका मतलब यह है कि इस हुकूमत ने औसतन हर रोज कम से कम 15 अरब रुपए का रोजाना कर्जा लिया है। तो ये अब कम से कम एक मामले में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के मुंह बंद होने चाहिए जो कहते थे कि जी आपने तो बड़े कर्जे ले लिए। ये बात मैंने इस सवाल में की है और ये दोहराने के काबिल है कि अगर मुस्लिम लीग नून ने 10,600 के कर्जे लिए तो हमने ज़रबे अज़ब लड़ी, हमने रद्द फसाद लड़ी, हमने दियामीर बादशाह की 126 अरब रुपए की जमीन खरीदी, हमने 12,000 मेगावाट की बिजली लगाई, हमने 2,000 किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइंस बिछाई, सही, हमने खिची कनाल कंप्लीट किया, हमने लवारी टनल कंप्लीट की मुल्क के दूसरे हिस्से में, एक लंबी लिस्ट है प्रोजेक्ट्स की। सही जनाब स्पीकर, मैं आपके तवज्जुह से इस हुकूमत से ये सवाल करना चाहता हूं कि हमें बताएं कि ये कौन सा रिकॉर्ड कर्जा है जिसके सामने तरक्की कोई नहीं हुई। ये कैसी सरकार है जिसमें हाकमियत नहीं है। ये माफिया है जहां हुकूमत नहीं है और अवाम के लिए सिर्फ भूख है और रोजगार नहीं है। बहुत आपका शुक्रगुजार जी। उमर अयूब साहब। स्पीकर, बहुत शुक्रिया। आपकी तरफ भी आ रहा हूं जी। जनाब स्पीकर, आपको दे रहा हूं मौका, आपसे भी बात आपको दे रहा हूं मौका। आ रहा हूं, एजेंडे पे भी आ रहा हूं जी। जनाब स्पीकर, माशाल्लाह बड़ी अच्छी खूबसूरत यहाँ पे बेहतरीन बहस हो रही है, अच्छी फिजा में हो रही है, हकायक से मबनी बात होनी चाहिए। मेरे भाई खुर्रम दस्तगीर साहब हमारे बड़े पुराने ताल्लुक हैं वालिद साहब के, इनके साथ अल्लाह ताला उनको हयाती और ज़िंदगी दे।
सर, मैं चंद हकायक आपके सामने गोल पोस्ट सामने रखना चाहता हूं। ये आपके तवज्जुह से मीडिया और पूरे अवाम के सामने होनी चाहिए। 2007 में जिस वक्त हुकूमत खत्म हुई तो पाकिस्तान का कर्जा 1947 से लेके 2007 तक मजमूई कर्जा था 7,000 अरब रुपया। उसके बाद जनाब स्पीकर, जिस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत बरतरफ हुई, जिस वक्त इलेक्शन हारी और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई 2013 में, उस वक्त कर्जा था 14,000 अरब रुपया। और जिस वक्त 2018 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत खत्म हुई, उस वक्त कर्जा था जनाब स्पीकर 30,000 अरब रुपया। मैं आपको वो शख्सियात सामने रख सकता हूं जिनके सामने इनके साबिक वज़राए आज़म ने कहा कि हमें डर लगता है कि हम लोग या हुकूमत में आ गए तो हम लोग इस मईशत को कैसे संभालेंगे। इनके अपने लोगों ने जनाब स्पीकर जिम्मेदार लोगों को यह बात कही, पीछे क्या चीज रहेगी इनको मालूम है मैं किनकी बात कर रहा हूं। और उसके साथ साथ जनाब स्पीकर, जो डॉलर को इन्होंने, रुपए को मसनूई तौर पे इन्होंने संभालने की कोशिश की थी, मैं हकायक सामने आने चाहिए जनाब स्पीकर। इन्होंने मसनूई तौर पे सपोर्ट किया और इनके अपने वजीर खजाना जो बाद में आए थे मिफ्ता इस्माइल साहब, उन्होंने कहा था मुझसे पहले डार साहब की पॉलिसी गलत थी। उनके दौर में जनाब स्पीकर 5 साल में तकरीबन 24 अरब डॉलर, 24 बिलियन डॉलर तंदूर में झोंके गए थे। क्यों? क्योंकि मसनूई तौर पे आपने रुपए की कीमत 100 या 102 पे रखी और उसके वजह आपका करंट अकाउंट डेफिसिट 20 अरब डॉलर से तजावज कर रहा था। एक्सपोर्ट ग्रोथ जीरो, आपके ट्विन नहीं आपके ट्रिपल डेफिसिट जा रहे थे जनाब स्पीकर, जिसको आके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जाके सहारा दिया और उसको रिवर्स किया। आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो है उसको कम किया, उसको हम लोगों ने प्राइमरी डेफिसिट्स को हमने ठीक किया। हमारे इस वक्त कोविड ना होता, हमारे रेवेन्यूज जो थे वो बेहतर होते। एक्सपोर्ट्स आपकी राइज कर रही हैं जनाब स्पीकर, आपके मार्केट सेंटिमेंट्स पॉजिटिव हैं। हमारे यहाँ पे असद उमर साहब भी हैं, एनसीओसी को हेड करते हैं। यहाँ पे जाके जनाब स्पीकर, यहाँ पे सारे लोग कह रहे थे कि मोदी सरकार मुकम्मल मुल्क में लॉकडाउन। इमरान खान वाहिद लीडर था पूरी दुनिया में जो बार बार कहते थे जनाब स्पीकर कि पार्शल लॉकडाउन होना चाहिए। देखना चाहिए सोच समझ के, हमने अपने मेहनत कशों का ख्याल रखना है। और आज सारी दुनिया जो है, बरतानिया से अमेरिका, आज वो इस चीज का इतराफ करते हैं कि हमें भी पार्शल लॉकडाउन की तरफ जाना चाहिए। तो ये कारकर्दगी है जनाब स्पीकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। इन सारी पार्टियों को डर इसका है कि ये नहीं कि ये रह जाएंगे, उनको डर ये कि इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारी पार्टियों की कामयाब होंगी। और जहां तक एनर्जी के बारे में बात है जनाब स्पीकर, इनके वो मुआहदे थे, इनके वो गलत मुआहदे थे जो आज हमारे गले में फंदा डाले हुए हैं। इनकी वो नाकस पॉलिसीज थी। आखिरी 1 साल में इन्होंने टैरिफ इंक्रीज नहीं किया और वो खमियाजा भी हमें भुगतना पड़ा जनाब स्पीकर। इन्होंने लोड शेडिंग के पूरे दरवाजे इन्होंने खोल दिए थे। इन्होंने कहा वहां पे नहीं होनी चाहिए जहां पे हाई लॉस फीडर्स हैं। इनकी वो गलतियां आज भी हम लोग भुगत रहे हैं और उसको ठीक कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी। खुरम दस्तगीर साहब जी, आपका बेहद शुक्रगुजार हूं। और सिर्फ एक नुक्ता जिसको मैंने कोशिश भी की कि मैं वफाकी वज़रा की तालीम बालगा कर सकूं, लेकिन नहीं हुई। जनाब स्पीकर, मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट डेट का एक टेक्निकल लफ्ज इस्तेमाल किया है, जबकि मेरे जो अजीज दोस्त हैं उन्होंने फिर टोटल डेट एंड लाइबिलिटीज पर वो चले गए हैं। तो मेरा अभी भी पॉइंट ये है कि मेरे पास स्टेट बैंक के नंबर्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट डेट के, इस पर फैसला कर लें। और मैं अपने नंबर्स पर कायम हूं कि इस हुकूमत की सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट ने 10,277.1 अरब के कर्जे लिए हैं। देयर इज डेट विदाउट डेवलपमेंट, देयर इज गवर्नमेंट बट देयर इज नो गवर्नेंस। जी 1 मिनट में आप बात करें, फिर मुराद सईद साहब को मैं दूंगा। जी मौलाना चित्राली साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, मैं एक अहम वाक़े की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। गुज़श्ता साल की तरह इस साल भी गोलेन गोल में ग्लेशियर फट गया है और ग्लेशियर फटने से वहाँ
8-10 गांव जो हैं बिल्कुल महसूर हैं, रास्ते बिल्कुल बंद हो चुके हैं और वहाँ पानी पीने का पानी, साफ पानी मुयसर नहीं है। इस वक्त उन लोगों को रेस्क्यू करने की ज़रूरत है जनाब स्पीकर, और वो लोग, बच्चे, बीमार, ख़वातीन, माजूर, सारे वहाँ महसूर हैं। एक तो इनको रेस्क्यू हेलीकॉप्टर के ज़रिए से रेस्क्यू करके उनको महफूज जगह पर पहुँचाना है। दूसरी बात यह है जनाब स्पीकर, उनके अशियाए खुर्दनोश का भी मसला है और वो किल्लत है। और तीसरी बात यह है जनाब स्पीकर, कल से चित्राल में बिजली नहीं है बिल्कुल, और ये नेशनल ग्रिड स्टेशन से जो बिजली आ रही थी वो भी आज सुबह से बंद है। लिहाजा चित्राल इस वक्त तारीकी में डूबा हुआ है और मैं मुताल्लिका NDMA को भी जो सिचुएशन है उसी की बुनियाद पे वो करते हुए हमारे पासपोर्ट को भी 4-5 दर्जे बेहतरी मिली। ये वैसे तो नहीं हो जाती है, अगर ये नीचे गई होती तो फिर ये कहते कि जी, लेकिन देखना हमें ये है कि जी हमने अब इस मुल्क को आगे ले जाना है। हर वो लोग जो कि गैर के इस साल 3.2 अरब डॉलर फॉरेन रेमिटेंसेस में इजाफा हुआ। मैं सिर्फ एक हफ्ते की आपको 5-6 मोटी चीज़ें बताता हूँ। 5000 अरब आपका लिया हुआ कर्जा जो था वो मौजूदा हुकूमत ने 5000 अरब उसमें वापस कर दिया। फॉरेन रेमिटेंसेस 3.2 अरब डॉलर इस साल के अंदर उसमें इजाफा हुआ। स्टॉक मार्केट पाकिस्तान की दुनिया की तीसरी तेज तरीन मार्केट बन गई मौजूदा आलमी वबा में। ये भी इस हफ्ते की खबर दे रहा हूँ। फिर उसके साथ साथ आपने तिजारती खसारा हमारा 10 अरब डॉलर उसमें हम कमी लेके आए जो आपके दौर में ट्रेड डेफिसिट था। IT एक्सपोर्ट 26% इजाफा देखने को मिला। फिर उसके साथ साथ पाकिस्तानी पासपोर्ट जिसके वक़ार को हमने बहाल करना था, 6 दर्जे पाकिस्तान के ग्रीन पासपोर्ट की रैंकिंग में बेहतरी आ गई। स्पीकर साहब, ये और बादशाह डैम की बात हुई। स्पीकर साहब, जो भी मनसूबा आप शुरू करेंगे, अभी मौजूदा हुकूमत ने बादशाह डैम के ऊपर अगर प्रैक्टिकल काम शुरू हुआ, मौजूदा हुकूमत में शुरू हुआ। तमाम इदारों के अगर रिफॉर्म्स हो रहे हैं, मौजूदा हुकूमत कर रही है। लेकिन जो भी काम कर रहे हैं वहाँ पे इनके पास बड़े अरस्तू होते हैं। वो डायरेक्ट क्लेम कर रहे थे कि हमने सोचा था, कोई भी चीज़ आप कहे हमने सोचा था, लेकिन कर्जा जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे। स्पीकर साहब, मुख्तसरन जवाब देना था, मैं इसी पे ख़त्म करता हूँ कि इन्होंने इदारे इतने बेहतरीन अंदाज में चलाए कि इनका मुशीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल जब रुखसत होने वाला था तो उसने कहा कि PIA खरीदने वाले को स्टील मिल मुफ्त में दिया जाएगा। और इनका वजीर ख़जाना मईशत इतनी अच्छी थी कि वजीर ख़जाना मफरूर या इश्तियारी बैठा हुआ है। जी रियाज फतेहाना साहब। शुक्रिया जनाबे ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर। सर, गुजारिश ये है कि आज 101 आइटम है एजेंडा पर, 101। अभी तक हम इतने टाइम में एक आइटम भी डिस्कस नहीं कर सके। आज के दिन का नाम है प्राइवेट मेंबर्स डे, या तो इसका नाम बदल दें, कोई और नाम रख दें। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। दूसरी तरफ कौमी असम्बली का इजलास भी जारी है।